हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर पे ही डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं वैद्युत को। तो सबसे पहले बात रहेगी कि जो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किन किन पदार्थों में होना है। तो सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था और वर्गीकरण में पदार्थों के जैसे चालक, अचालक और अचालक को ही हम वैद्युत रोधी या फिर परावैद्युत का भी नाम देते हैं, और अर्धचालक जो आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इनके ही बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी स्केच होगी, हेडिंग होगी, वो इसमें हम पढ़ेंगे चालक यानी कि कंडक्टर। चालक क्या होते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऐसा माना गया था कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात आवेशवाहक का जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, चार्ज कैरियर। तो जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं। तो आवेशवाहक का काम करेंगे चालक में कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो आवेशवाहक होंगे वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह माना गया है कि जो चालक होते हैं उनमें आवेशवाहक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अर्थात वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। वो सारे पदार्थ आपके चालक कहलाते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, लोहा आदि, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये सारे के सारे आपके चालक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? आपके चालक पदार्थ हैं। तो चालक की जो परिभाषा होगी वो नोट करेंगे बच्चे। लिखें वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे करके मैंने बोर्ड पे लिख दिया, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, लोहा आदि। तो जो इन मटेरियल से बने हैं होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? आपके चालक। ठीक है। दूसरा हमारा होता है वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ। वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। तो इनमें जो आवेशवाहक होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम मतलब नगण्य पाए जाते हैं, न होनों में। ठीक है। तो लिखें वैद्युत रोधी या परावैद्युत में लिखें ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, वह वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। वह वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, मोम, अभ्रक आदि। ठीक है। इस तरीके के पदार्थ। अब हैं हेडिंग लगाएं परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। तो परावैद्युत पदार्थ के जो प्रकार होते हैं बच्चे, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है ध्रुवी और नंबर 2 पे होता है अध्रुवी। नंबर 1 पे ध्रुवी और नंबर 2 पे अध्रुवी। ध्रुवी कौन से होंगे और अध्रुवी कौन से होंगे? ध्रुवी वो सभी होते हैं जिनमें जो इनके धनावेश और ऋणावेश है किसी कण का, वो केंद्र के संपाती ना हो, अर्थात उसका द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी हो। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी होगा वो केंद्र के संपाती नहीं होते हैं। अध्रुवी में जो धनावेश और ऋणावेश है
वो केंद्र के संपाती होते हैं और उनका द्विध्रुव आघूर्ण अस्थाई नहीं होता, स्थाई नहीं होता है। इसमें होता है जैसे आपका HCl H2O, ठीक है, इसमें होगा जैसे H2O2 N2 CCl4, ये सारे के सारे जितने भी होंगे ये आपके अध्रुवी परावैद्युत होंगे और जितने HCl H2O होंगे ये सारे के सारे आपके ध्रुवी परावैद्युत होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवी परावैद्युत। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ध्रुवी परावैद्युत, हेडिंग डाल लेंगे ध्रुवी परावैद्युत। लिखे इसमें ऐसे पदार्थ जिनमें कणों का धनावेश तथा ऋणावेश उनके केंद्र के संपाती नहीं होता, उनके केंद्र के संपाती नहीं होता, अर्थात उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, स्थायी होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे HCl H2O NH3 आदि। नंबर 2 करके हेडिंग लगाएंगे अध्रुवी पदार्थ। तो अध्रुवी में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें कणों के धनावेश तथा ऋणावेश इनके केंद्र के संपाती होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश इनके केंद्र के संपाती होते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी नहीं होता, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। स्थायी नहीं होता, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2O2 N2 CCl4 आदि। ठीक है, तो ये थे आपके परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी छोटी छोटी। अगली जो बात करने वाले हैं वो हम धारिता से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और धारिता में क्या होगा कि हमारे पास एक युक्ति बनाई गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उस युक्ति को हमने लिया और वो क्या कर रही थी, आवेश की जितनी भी मात्रा थी उसको स्टोर कर रही थी, अर्थात जितना भी आवेश आ रहा था उसे संचित कर रही थी, स्टोर कर रही थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि जैसे ही वो वायु के संपर्क में आई उससे लीकेज होना शुरू हुआ, तो जब उससे लीकेज होना शुरू हुआ तो उस युक्ति को छोड़ दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक नई युक्ति बनाई गई और जिसका नाम रखा गया संधारित्र। क्या नाम रखा गया जिसका? संधारित्र, कैपेसिटर, जिसका नाम क्या रखा गया? संधारित्र रखा गया है। ठीक है, संधारित्र क्या करता है? संधारित्र आवेश की मात्रा को संचित करता है और आवेश की जितनी वो मात्रा संचित करता है वो कहलाती है उसकी धारिता। क्या कहलाती है उसकी? धारिता। तो धारिता पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा संधारित्र, क्योंकि संधारित्र की धारिता होती है। संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है। ठीक है, संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है। ये संधारित्र आपको आपके फ़ोन, ठीक है, जो स्मार्टफोन है इन सब की फ्लैश लाइट में भी आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, कुछ समय के लिए एनर्जी को स्टोर कर लेता है और उसके बाद फ्लैश की फॉर्म में, मतलब लाइट के फॉर्म में उसे दे देता है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम दोबारा से हमें फ्लैश ऑन करनी है तो फिर वहाँ से एनर्जी लेगा, फिर फ्लैश को देगा और वो आपकी जो लाइट, जो आपकी एनर्जी होगी संधारित्र से मिलेगी उसे वो लाइट की फॉर्म में देगा। किसकी फॉर्म में देगा? लाइट की, यानी कि प्रकाश के रूप में देगा। ठीक है, तो संधारित्र क्या करता है? संधारित्र स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? चार्ज को, यानी कि उसके अंदर आवेश आता है और वो एनर्जी की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है? एनर्जी की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहली चीज होगी हमारी संधारित्र। तो लिखें, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र से पहले भी कई युक्तियां बनाई गई, पर मैंने कहा जैसे वायु के संपर्क या कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जैसे उनमें जितना आवेश था, सपोज करो उनके पास 50 कूलाम आवेश था, पर आफ्टर सम टाइम उनके पास जो आवेश रह गया वो रह गया 40, 20 या 30, यानी कि कहीं ना कहीं उनसे आवेश लीकेज हो गया, निकल गया।
तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली। तो एक नई युक्ति का निर्माण किया गया था जिसका नाम रखा गया था संधारित्र। ठीक है, मैंने कहा संधारित्र का यूज आपके फ़ोन में भी किया जाता है। ठीक है, संधारित्र का यूज आपके फ़ोन में भी किया जाता है। क्या करता है, आवेश की मात्रा को संचित कर देता है। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, तो उससे क्या था कि जो सपोज करो मेरे पास ये कोई यहाँ से एपरेटर्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं इसको यहाँ से जो एनर्जी देना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, या सपोज करो मैं इसको आवेश देना चाह रहा हूँ, वो 2 कूलाम देना चाह रहा हूँ। कितने कूलाम? 2 कूलाम। 2 कूलाम की इसकी कैपेसिटी है, 2 कूलाम ले सकता है। और यहाँ से जो इसको विद्युत मिल रही है वो 10 कूलाम मिल रही है। कितने मिल रही है? 10 कूलाम मिल रही है। तो 8 कूलाम वेस्ट जा रही थी। 8 कूलाम क्या आ रही थी इसमें? वेस्ट। तो जितनी भी एनर्जी इससे वेस्ट हो रही थी उस एनर्जी को हमने क्या करा? स्टोर कर लिया, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम उस एनर्जी का यूज कर सके एज ए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसी के प्रक्रम में हमें बना के दिखाया गया कि ये कोई संधारित्र है। और संधारित्र से पहले भी युक्ति बनाई गई थी, मैंने कहा था। तो उसमें क्या था कि जब हम स्टोर कर लेते थे उसमें एनर्जी को, तो उससे एनर्जी लीकेज होनी शुरू हो जाती थी, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली और एक नई युक्ति बनाई संधारित्र। फिर संधारित्र को दिखाया गया कि जब इसमें हम एनर्जी को स्टोर करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी। ये जो है, अगर यहाँ से संधारित्र खराब भी होता है तो संधारित्र कैसे खराब होता है? संधारित्र खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है उसकी वोल्टता। सबसे बड़ा जो कारण होता है उसकी क्या होती है? वोल्टता होती है, जिसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे भंजक वोल्टता। हम उसकी सामर्थ्य पढ़ेंगे। उसकी सामर्थ्य से अधिक दे दे तो क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये टूटना शुरू हो जाता है। फिर इससे लीकेज होगी तो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ फ़ोन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि आपने फ़ोन को चार्ज कर लिया, आवेशित कर लिया, तो फिर क्या होता है? चार्ज करने के बाद सपोज करो उसकी जो बैटरी की परसेंटेज है वो 60% आपने उसको चार्ज कर लिया है, पर आफ्टर सम टाइम आपने उस फ़ोन का यूज़ नहीं किया, फिर उसकी जो आप देखते हो बैटरी की परसेंटेज है वो 30% रह जाती है। यानी कि जो 30% है वो इसकी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, आपने यूज नहीं किया। बट उसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है वो ऐसे लीकेज हो रही है, अर्थात उसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, और कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब तक हम उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तब तक वो चलते रहते हैं, हालांकि उनमें संधारित्र लगा हुआ है। जब उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो केबल है उसको निकाल देते हैं उसके बाद वो नहीं चलते। इसका कारण यही होता है कि उनका संधारित्र खराब हो चुका है। अब कंडेंसर होता है पंखों में जिसका यूज किया जाता है, इसको भी चेक ऐसे ही किया जाता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर रखता है। आप इसको निकाल दो तो स्पीड में फ़र्क आएगा। स्पीड में फ़र्क आने का मतलब उसका वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला एनर्जी से है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो होता है k इक्वल्स टू mv²। अगर मैं यहाँ से एनर्जी को कम करूँ तो मेरे मतलब मैं ऊर्जा को कम करूँ तो वेग पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जब जब उसे एनर्जी कम मिलेगी किसी भी पंखे को तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। आप कंडेंसर को ख़राब कर दो तो पंखे की स्पीड कम होती चली जाती है। फिर चेक कैसे करते हैं? उसके अंदर एनर्जी डाल के एक सॉकेट से उसको लगा लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे सर संधारित्र, और लिखे संधारित्र में संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश की मात्रा को संचित करती है। स्टोर करना, संचित करना, स्टोर करना, संचित करती है, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र कहलाती है। हेडिंग डालेंगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? सपोज ये बॉडी मेरे पास A है, दूसरी बॉडी मेरे पास B है, ये दो बॉडी हैं। मैंने एक बॉडी को चार्ज किया है धनावेश, ये धनावेशित है, और दूसरी बॉडी को मैंने कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से जोड़ दिया है।
जब किसी बॉडी को पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल से इससे हमने क्या करा, उदासीन थी, उदासीन से सारा धनावेश निकल गया, तो ये जो बॉडी होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी होगी? ऋणावेशित। जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं तो इस बॉडी बी का बॉडी ए पर इंपैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है कि ये बॉडी ए के विभव को कम करती है, विभव को क्या करती है? कम करती है। जब ये दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो ऋणावेशित जो आपकी बॉडी है ये धनावेशित बॉडी के विभव को कम करती है। और ऐसा कहा गया है जो यहाँ से विभव होता है वो किसी संधारित्र पर आवेश की मात्रा और संधारित्र की धारिता दोनों के अनुपात के बराबर होता है, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा बच्चों, जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। दैट मीन्स हम कहेंगे C अगर हम बढ़ाएं तो V हमारा घटेगा, और अगर हम C को घटाएं तो V हमारा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, और जब जब विभव बढ़ेगा तो धारिता कम होगी। तो जब ये दो बॉडी कांटेक्ट में थी तो कांटेक्ट में होने पर बॉडी ए का पोटेंशियल लगातार गिरता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है। और जब इसका पोटेंशियल मतलब विभव कम होएगा तो इसकी जो कैपेसिटी होगी अर्थात जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी धारिता क्या होगी? यहाँ से बढ़ती जाएगी। इसकी धारिता क्या होगी? यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो जब इसकी धारिता बढ़ेगी, ध्यान रखना है, धारिता बढ़ेगी तो धारिता बढ़ने पे क्या होगा? धारिता क्या होती है? जैसे मैं कहूँ किसी गिलास में कितना पानी आ सकता है, जितनी उसकी धारिता होगी उतना उसमें पानी आ सकता है। ऐसे ही मैं कहूँ किसी चालक की धारिता क्या होगी? जितनी वो अपने अंदर आवेश को संचित कर सकता है। जब धारिता बढ़ेगी तो अपने अंदर अधिक से अधिक आवेश को संचित करेगा, और ये पूरा का पूरा बनेगा एक सिस्टम। ये पूरा क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा, और इसी सिस्टम का नाम हमने रखा है संधारित्र। तो संधारित्र हमें पता चल गया, संधारित्र में दो तरीके की प्लेटें होंगी। एक प्लेट आपकी धनावेशित प्लेट होगी और एक प्लेट कैसी प्लेट होगी? ऋणावेशित, जो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू जो परिमाण में बराबर होंगे। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ 5 कूलाम आवेश धनावेश कहूँ तो दूसरी ओर मेरे पास माइनस के 5 कूलाम आवेश ऋणावेश होगा। अगर ये 5 कूलाम धनावेश है तो यही 5 कूलाम ऋणावेश मेरे पास होगा। इनके परिणाम बराबर होने चाहिए, दोनों प्लेटों पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होनी चाहिए। तो ये मेरे पास बनेगा यहाँ से संधारित्र। क्या बनेगा? संधारित्र। और दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है? हमेशा विभवांतर होता है। क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होता है, इसलिए फॉर्मूला आता है V बराबर Q अपॉन C। फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? V बराबर Q अपॉन C बनता है, ठीक है। तो लिखें, यदि किसी संधारित्र की धारिता C, किसी संधारित्र की धारिता C, तो संधारित्र को Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, तो फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों V बराबर Q अपॉन C। फॉर्मूला क्या आएगा? V बराबर Q अपॉन C। नोट करेंगे V बराबर Q अपॉन C और हेडिंग लगाएंगे संधारित्र के सिद्धांत में। अब लिखें इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमाज में लिखें, यदि दो वस्तुएं, वस्तु A तथा वस्तु B वस्तु A धनावेशित है तथा वस्तु B को या चालक भी मान सकते हैं, पृथ्वी से जोड़ा गया है, जिसके कारण B पर ऋणावेश बन जाता है। कारण मैंने बताया धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिसके कारण B पर ऋणावेश बन जाता है। जब ये परस्पर संपर्क में होती हैं तो A का विभव लगातार यानी कि निरंतर लगातार कम होता जाता है
लगातार कम होता जाता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ती जाती है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ती जाती है, अर्थात यह अपने अंदर अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को संचित कर सकता है, अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को संचित कर सकता है। ये नोट कर लें बोर्ड से, वीडियो को पॉज करें और बोर्ड से नोट करें। तो बच्चों ये था आपका संधारित्र। कल हम बताएंगे संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये बेलनाकार संधारित्र है, ये गोलीय संधारित्र है। कौन सा आपके सिलेबस के अंदर होगा, कौन सा हम यहाँ 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसे कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, संधारित्र के बारे में, संधारित्र के प्रकार। उसके बाद संधारित्र से रिलेटेड उनकी धारिताओं को ज्ञात करने के लिए हम एक व्यंजक निकाल लेंगे, वो भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।